नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूँ आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले जान लेते हैं कि आज बुलेटिन में किन खबरों को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जिस खबर का हम रुख करेंगे वो होगी रेल बजट से जुड़ी हुई। वहीं अगली जो खबर होगी वो किसान आंदोलन से, क्योंकि कल किसान देशव्यापी आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। वहीं जो अगली खबर होगी वो शुगर कैन फार्मर्स के मुद्दे को लेकर, जहां समाजवादी विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है, तीखी बहस हुई है और अनुराग ठाकुर के लोकसभा में जाति वाले बयान को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने उन पर हमला बोला है। और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो शुरुआत करते हैं जहां लोकसभा में रेल बजट पर चर्चा के दौरान बुधवार को खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने खगड़िया कुशवेश्वर स्थान रेल परियोजना को पूरा करने के लिए बजट जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस रूट के बनने से खगड़िया और दरभंगा के कई प्रखंडों के मक्का किसानों को लाभ पहुंचेगा। इलाके के किसान समेत लाखों की आबादी को फायदा मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बिहार के खगड़िया सीट से सांसद राजेश वर्मा ने रेल बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि 44 मीटर किलोमीटर की खगड़िया कुशवेश्वर स्थान रेल परियोजना के तहत रूट पर 5 स्टेशन बनेंगे, जिनसे मक्का किसानों को लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि कल के पूरे प्लान को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। से बोल रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो हरियाणा सरकार और केंद्र ने जो ये नशे शंभू का है, इसके ऊपर दीवारें निकाल रखी है। मेरे पीछे बैरिकेटिंग हुई है और इसकी वजह से जो पंजाब अथवा जो भी व्यापारी हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर हैं और आम लोग हैं, उनको सुविधा आ रही है। और जो निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था उसको हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब 1 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम है, जो पूरे देश भर में मोदी सरकार का अर्थी दहन करेंगे हम लोग, तो कल दोनों फोरमों ने ये निर्णय लिया, ये जिला हेडक्वार्टर कर और तहसील पद्धर पर हम लोग कर सकते हैं। अब तो क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या में किसानों मजदूरों के आने का सवाल है, तो ये ज़्यादा जगहों पर कर दिया गया। और जो हरियाणा के 6 अधिकारियों को सम्मान करने का निर्णय लिया, जिन्होंने इसी बॉर्डर पर जहां हम खड़े हैं यहीं पर लगभग कह लीजिए भी हज़ारों ड्रोन से जो जहरीली गैसों के हमारे ऊपर इस्तेमाल किया। यहाँ पर हज़ारों फायर SLR के, 12 बोर के, पायलट गन के, शॉट गन के यहीं पर हमारे ऊपर किए गए थे। यहीं पर जो रबड़ की गोलियां चलाई, और या खनौरी हो, यहीं पर लगभग बहुत से नौजवान जो जख्मी हुए, 6 की आंखें एक निकल गई। तो ये बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने वाले ऑफिसर को सम्मान करने का निर्णय, जिसके विरोध में हम लोग 1 अगस्त को बड़ा देश भर में कार्यक्रम करेंगे अर्थी दहन का। और आने वाले समय में 15 अगस्त को भी ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर मार्च हर यूनियन अपने हिसाब से डिसाइड करके पूरे देश भर में करेगी। और आप देखिएगा कि लगातार आंदोलन और आने वाले समय में तेज होगा। लगातार शंभू बॉर्डर पर आने वालों की गिनती बढ़ रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बन रहा। अब हरियाणा की इलेक्शन भी है, महाराष्ट्र की इलेक्शन भी है। जिस तरह से केंद्र ने पहले भी हमें सुना नहीं, समझा नहीं, अगर नहीं सुना समझा तो उसको देश भर में सियासी नुकसान उठाना पड़ा। अगर इस तरह की वो कहते हमें दबा कर, हमारे ऊपर जुल्म कर कर इस तरह का वो हमारी मांगों के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो इसका खामियाना हरियाणा के लोगों ने पहुंचाना है सरकार को। ये हरियाणा के लोगों का निर्णय होगा, महाराष्ट्र के लोगों का निर्णय होगा। लेकिन हम स्पष्ट करते हैं, जो सरकार हमारी बात नहीं सुने।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि गन्ना किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान लक्ष्मी नारायण सिंह में तीखी बहस हुई, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सेशन में आज सपा के विधायक अतुल प्रधान ने गन्ना किसानों से जुड़ा सवाल उठाया। अतुल प्रधान ने गन्ने के रेट इस सीजन में 100 रुपए बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा, जिस पर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने जवाब दिया। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। आप याद दोगे इस नए वित्त वर्ष में आप 100 रुपए कुंटल की वृद्धि गन्ना किसानों के लिए प्रति कुंटल गन्ने पर करोगे या नहीं करोगे, ये बता दीजिए। ये सवाल से संबंधित है ही नहीं जी, ये तो जनरल कह दिया इन्होंने। माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद हमारे छोटे भाई अतुल को नींद नहीं आई। वो ऐसे भटक गए, मृदा परीक्षण पे पहुंच गए, कभी वो रोटावेटर पे पहुंच गए। आपने पूछा क्या है? आप ये तो देखो कि आपने पूछा क्या है, सवाल क्या है आपका। ये तो कृषि विभाग के सारे प्रश्न थे आपके, ये आप गन्ना विभाग में पूछ रहे हो। गन्ना विभाग में तो माननीय अतुल जी बैठ के सुने हैं कृपया। आपने गन्ना विभाग में सीधा सीधा सवाल पूछा था कि मेरठ और सहारनपुर मंडल में कितना पैसा किसानों का बकाया है और इस पे ब्याज दिया जाएगा या नहीं। ये सीधा आपका सवाल है, अब देख लें, यही सवाल है, यही सवाल है आपका। माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कृपया। तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, मानवर मेरठ मंडल में 5521.54 इतने का कुल गन्ना खरीदा गया। 4504.46 रुपये का भुगतान कर दिया गया। आज भी भुगतान 1017.08 रुपये का बाकी है। 81.58% भुगतान हुआ है। सहारनपुर मंडल में 6037.21 का गन्ना कुल खरीदा गया। 5512.42 भुगतान कर दिया गया। 524.79 इतना भुगतान बाकी है। 91.31% भुगतान सहारनपुर मंडल का किया गया है। पीछे का जो भुगतान है वो दोनों मंडलों में 1 रुपये का भी बाकी नहीं है। ये वर्तमान भुगतान है। इसमें मैं ये अनुरोध कर दूं आपसे, आपने ब्याज वाली बात कही, मैं थोड़ा सा उसे स्पष्ट कर दूं। ऐसा हुआ, एक सरकार जो 2012 से 2017 तक प्रदेश में थी, उस सरकार ने 1896 मैंने नहीं बताया, सुन ले एक मिनट, सुन लीजिए। आप याद दोगे सरकार थी, उसने 1896.50 इतने करोड़ रुपए ब्याज के फैक्ट्रियों के माफ किए थे, शुगर मिलों के। उसमें किसान चले गए हाई कोर्ट, इसके विरुद्ध कि सरकार ब्याज माफ नहीं कर सकती। वो हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इसमें केन कमिश्नर दोनों पक्षों को सुन के इसका निर्णय करें। केन कमिश्नर ने उनकी सुनवाई की और सुनवाई में केन कमिश्नर ने ये आदेश किए कि 7.5% ब्याज वो फैक्ट्री देंगी जो नुकसान में है, 12% ब्याज वो फैक्ट्री देंगी जो मुनाफा में है। इसके खिलाफ किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए ब्याज का तय नहीं हुआ।
ये तो बीज जो 12 और 17 की सरकार थी उसी के बोए हुए हैं, उन्होंने स्वयं माफ किया है, उसी पे है, अभी विचाराधीन है, निर्णय जैसे ही होगा तत्काल हम लागू ठीक करेंगे। है, ये उत्तर स्पष्ट आ गया कि कोर्ट के कारण से ब्याज। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा में जाति को लेकर सवाल करने के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर उन पर हमला बोला है। सुनाते हैं क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक। ये जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था।
सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में मौसम को लेकर बदलाव जारी है और ऐसे में जुलाई का महीना लगभग खत्म होने की ही स्थिति में है और कल से 1 अगस्त की शुरुआत हो जाएगी, अगस्त की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि अभी भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, खास करके दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो ऐसे में आज को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारी से बहुत भारी बारिश आज दिल्ली एनसीआर में हो सकती है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री से लेकर न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में हालांकि मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। ये तमाम पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर भारी बारिश को लेकर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पर भी भारी बारिश का सितम जारी है और मैदानी क्षेत्रों में भी कई ऐसे इलाके, खासतौर पर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये तमाम जगह पर हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे इलाके जहां पर बारिश अच्छी खासी होने की संभावना जताई गई है कि अच्छी खासी बारिश हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, क्या अच्छी खासी बारिश होती है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अगले जो 2-3 दिन है वहां पर भी ये कहा जा रहा है, आईएमडी के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी बारिश हो सकती है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार जताए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।